Hello. Good morning. Good morning, students. Now let us move to the next topic of chapter 2. We will see the details of capacitor. Let me tell you the important fact about the capacitor. हमारे काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और वो सब जो होते हैं उसमें हम कैपेसिटर यूज करते हैं। अब ये कैपेसिटर का बेसिक कंसेप्ट क्या है और उसका यूज क्या है वो सबसे पहले बता देते हैं। से इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीन कंपोनेंट बेसिक कंपोनेंट ये ऑलमोस्ट सारी सर्किट में यूज होते हैं। उसमें से जो रेजिस्टर है वो ऐसा मान लीजिए आपकी ये ओपन बकेट है, जिसमें से ऊपर से पानी डालेंगे तो नीचे से निकल जाएगा। इसका मतलब ये एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता। इट विल ऑलवेज कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी और इट विल ऑलवेज कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर ये दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। खैर उसके स्टोरिंग के जो टाइमिंग है वो काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं। वो 1 सेकेंड से ले या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से ले करके काफ़ी मिनट्स में या आवर्स में हो सकते हैं, बट इट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इसका बेसिक यूज है। हमारे घर पे जो फैंस वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक फैंस हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, फिर फ्रीज है, टीवी है, या फिर एसी वगैरह है, उसमें भी कैपेसिटर्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर की सिस्टम क्या है। सो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए कैपेसिटर विथ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटर में दो प्लेट्स होगी, दोनों के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस मतलब सेपरेशन रखते हैं। दोनों प्लेट में से एक जो प्लेट है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। और जब हम सप्लाई देंगे मतलब बैटरी से पावर देंगे उसको, तो करंट फ्लो होगा। लेकिन कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में सेपरेशन, तो करंट का पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए द प्लेट which is connected with positive terminal will get positively charged and the plate which is connected to negative terminal will get negatively charged. तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो गई है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया। इसका मतलब है अब ये खुद एक बैटरी बन गई। अब अगर हम बैटरी को रिमूव करेंगे, अगर बैटरी को हम रिलीज कर देंगे या फिर डिसकनेक्ट कर देंगे, तो ये जो दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो उसका डायरेक्शन कहाँ से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब है उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ टेंशन आ जाएगा। इट विल बिहेव लाइक ए बैटरी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर हैज a direction from positive to negative. For a very small d, मतलब d क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिडर एज यूनिफॉर्म। इसलिए हम कम डिस्टेंस रखें। ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो एवरी पॉइंट चेंज हो जाएगी। सो यूनिफॉर्म रखना चाहिए। फॉर लार्ज डी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एज इट्स बैंड्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द प्लेट विच इज कॉल्ड द फ्रिंजिंग ऑफ द प्लेट। तो ये आप देख सकते हैं कि सेंटर से जो लाइन पास होती है वो सारी स्ट्रेट लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइंस। जबकि कॉर्नर पे आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी बैंड हो जाती है, तो वहां पर क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रिक। तो ऑलमोस्ट सेंटर पे इफेक्ट यूनिफॉर्म। सो नाउ वी हैव टू derive the equation for the capacitance of a parallel plate capacitor. So let us consider the parallel plate capacitor. उसमें प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 here it is shown। 3 जो है वो उसका इंटरनल एरिया है। अपर प्लेट आप देख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वहां पर, नीचे जो है वो सारे नेगेटिवली चार्ज, तो सरफेस चार्ज। अब सपोज द टोटल चार्ज इज कैपिटल Q and area of the plate is A,
तो नेचुरली Q बाय A को हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट मीन्स टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। तो ऊपर भी मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, नीचे की प्लेट में मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू माइनस Q बाय A। Here only the negative charge is, right? और इन बिटवीन जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दो प्लेट के बीच में, और उसमें डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो लेट अस रीड द थियरी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 एंड 2। अब नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फॉर्मूला क्या है हमारी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा मतलब Q बाय A। So total intensity, resulting intensity E12 is equal to sigma upon 2 epsilon naught minus sigma upon 2 epsilon naught, वो तो 0 हो जाएगा, right? But electric field in the region 3 will be addition of electric to the two fields. इसका मतलब हम उसको ऐड कर सकते हैं, तो इक्वेशन पर से पता चलेगा, तो resulting electric field is equal to Q by epsilon naught A, right? Epsilon naught A is the area। सिग्मा की वैल्यू हमने Q बाय A रख दी। नाउ फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू E डॉट D, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो E को हम D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q D बाय A आ जाएगा। अब कैपेसिटेंस C की फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या था, what is the capacitance, it is nothing but the charge per unit volt और charge per unit potential difference। तो Q by V अगर हम करें तो यहाँ पर Q by V को ले लेंगे तो क्या मिलेगा, epsilon naught A into epsilon naught is what, it is the permittivity of free space। free space मतलब vacuum, permittivity of free space मतलब दो प्लेट के बीच का जो रीजन है उसमें अगर वैक्यूम है तो उस वैक्यूम की परमिटिविटी। A मीन्स प्लेट का एरिया एंड D मीन्स इट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो हमको C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D फॉर्मूला है। अब देख लीजिए यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है कैपेसिटेंस, उसमें कैपेसिटेंस की दो फॉर्मूला मिली, कौन सी, एक तो C इज इक्वल टू Q बाय V, C इज कैपेसिटेंस, तो वंस अगेन C इज इक्वल टू Q बाय V, और दूसरी फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन V। दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या, ये समझिए। पहली जो फॉर्मूला है Q बाय V, उसके लिए आपको कैपेसिटर को सर्किट में कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका चार्ज कितना डिपॉजिट हुआ है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, और कितने वोल्टेज सप्लाई किए हुए हैं, या दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये भी हमें पता करना। जबकि दूसरी फॉर्मूला में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इट इज इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब है इसको मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला कहते हैं। जो कंपनी वाले कैपेसिटर को मैन्युफैक्चर करते हैं या अपनी कंपनी में बनाते हैं, जो हमें मार्केट में बाद में मिलते हैं किसी शॉप से, तो ये इस फॉर्मूला के बेस पे उनको ये पता चलता है कि उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना माइक्रोफेराड है या पिकोफेराड है या फेराड, मतलब उसकी वैल्यू समझ में आती है। सो दिस थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि डिराइव द इक्वेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, काफी जगह कॉम्बिनेशन को ये समझा जाता है कि बहुत सारे कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में, पैरेलल में। खैर ये बात बिल्कुल है तो सही, लेकिन सवाल ये है कि व्हाई टू कॉम्बिनेट, हम कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। जैसे रेजिस्टर को भी कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, कैपेसिटर को भी कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो इसका एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बताता हूँ जो शायद आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। वो ये है कि
कि हम जब मार्केट में रेजिस्टर या कैपेसिटर को लेने के लिए जाते हैं, परचेज करने के लिए जाते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, हम जो यहाँ से कंपोनेंट मिलते हैं, तो वहाँ हमेशा ये देखा गया है कि हमें सारी वैल्यूज के कंपोनेंट नहीं मिल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे 4.2 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए या 2.7 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर चाहिए, तो हो सकता है कि वैसा कोई मैन्युफैक्चर करता ही नहीं, मार्केट में मिलता ही नहीं है, तो अब करें क्या? सो इट इज वेरी सिंपल, राइट लैंग्वेज, कि जैसे 1 ओम के 2 रेजिस्टर हमने ले लिए और उसको अगर पैरेलल में लगा दिए तो हमारे पास 0.5 ओम मिल जाएगा। अगर 0.5 ओम रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस लेके उसको पैरेलली कनेक्ट करके 0.5 बना सकते हैं। कैपेसिटर में भी वैसा ही है, कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके हम अलग अलग वैल्यू को सेट कर सकते हैं, जैसी वैल्यू चाहिए वैसे सेट कर सकते हैं। ये एक यूज है। दूसरा यूज, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना पड़ता है, उसमें से कौन सा कैपेसिटर दूसरे कौन से कैपेसिटर के सीरीज में बन रहा है या पैरेलल में बन रहा है, तो उसकी रिजल्टिंग वैल्यू कितनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू कंबाइन द कैपेसिटर्स। कंबाइन द कैपेसिटर्स का मीनिंग ये है, either we can connect the number of capacitors in series or in parallel. This is called combination of capacitors. So let us understand. When there is a combination of capacitors, on screen you can read this. When there is a combination of capacitors in a circuit, we can sometimes replace that combination with an equivalent capacitor. इसका मीनिंग क्या हुआ? सपोज आपने 4 कैपेसिटर कनेक्ट किए, कितने कितने वैल्यू के, 2 माइक्रोफेराडे, 2 माइक्रोफेराडे, 2 माइक्रोफेराडे, 2 माइक्रोफेराडे, ऐसे 4 कैपेसिटर्स कनेक्ट किए। कैसे कनेक्ट किए हैं? फॉर एग्जांपल पैरेलल में, तो चारों कैपेसिटर्स का पैरेलल का रिजल्टिंग इफेक्ट कितना आता है? 8 माइक्रोफेराड। इसका मतलब है आप 4 कैपेसिटर को निकाल के एक 8 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर लगा सकते हैं और सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन विथ एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और 11th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो सीख लिया। तो यहाँ पर हम यही चीज कैपेसिटर के बारे में सीखने वाले हैं। So that is a single capacitor that has the same capacitance as the actual combination of capacitors has with such a replacement, that we can simply find the circuit, affording easier solutions for unknown quantities of circuit. Here we can discuss the 2 basic combinations, वैसे 2 ही combination of capacitors which can be replaced by a single equivalent capacitor. तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक है सीरीज कनेक्शन और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। आप समझ रहे हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो चलिए वो पहले सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपके सामने सर्किट कनेक्टेड है, C1, C2, C3, ये 3 कैपेसिटर और वो सीरीज में कनेक्ट। आप देख सकते हैं कि ये जो कनेक्शन है वो सीरीज कहलाता है। हर एक कैपेसिटर का एक एंड दूसरे कैपेसिटर के स्टार्टिंग एंड से कनेक्टेड है और इस तरह से आगे आगे चलता है, तो उसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। C1, C2, C3। अब ये तीनों कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ या सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ, तो नेचुरली तीनों कैपेसिटर की जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड होगी, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड, इट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड राइट हैंड साइड वाली जो प्लेट है जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है सप्लाई के, तो नेचुरली इट विल गेट नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। नीचे V वोल्ट दिखाया है, V वोल्ट इज द सप्लाई वोल्ट, अप्लाइड वोल्ट। सो
उसकी थियरी रीड कर। When a potential difference V is applied across several capacitors connected end to end, इसे end to end कहते हैं, सीरीज कनेक्शन को end to end कनेक्शन को, in such a way that sum of the potential difference across all the capacitors is equal to the applied potential difference V। मतलब क्या है, सीरीज में आपको पता होगा कि वोल्टेज डिवाइड होते हैं, करंट सेम रहता है, और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। तो यहाँ पर सीरीज कनेक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे कैपेसिटर्स के दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, और उन सारे पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल किसके जितना होना चाहिए, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। So it is equal to the applied potential difference. Then these capacitors are said to be connected in series. ये इसके डेफिनेशन हो। एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको ये सर्किट दिखानी पड़ेगी और साथ में ये डेफिनेशन। अब इसकी थियरी डिराइव करते हैं। The potential difference across the separate capacitors are given by, अब हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हम सपोज कर लेते हैं C1 के अक्रॉस V1 है, C2 के अक्रॉस V2 है, और C3 के अक्रॉस V3। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ C, कैपेसिटेंस C क्या होता है, Q बाई V, सो V इज इक्वल टू Q बाई C1। तो हम लिखते हैं यहाँ पर V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, V3 इज इक्वल टू Q बाई C। अब इसमें एक बात नोट कर लीजिए कि सभी में हमने न्यूमरेटर में चार्ज Q ही लिया हुआ है, क्यों उसमें Q1, Q2, Q3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, और अगर करंट सेम रहता है तो सब में सबके ऊपर चार्ज सेम ही है। हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अलग अलग है, फिर भी सबके ऊपर चार्ज तो सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम है। आप समझ रहे हैं। सो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 वंस अगेन, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, V3 इज इक्वल टू Q बाई C। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते। नाउ अप्लाइड वोल्टेज कितना है V, तो नेचुरली तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल अप्लाइड वोल्टेज जितना होना चाहिए, जितने वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं उतने ही वोल्टेज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के होने चाहिए। So however the potential difference across the series combination of capacitor is V volt. So there V is equal to V1 plus V2 plus V3। अब ये सारी V1, V2, V3 की वैल्यू वहां से रख देते हैं। Also suppose CS represent the equivalent capacitor, मतलब मान लीजिए कि ये तीनों कैपेसिटर हमने निकाल दिए और उसकी जगह सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट करना है, तो फिर वो कितने वैल्यू का होगा, तो दैट इज सपोज CS इक्विवेलेंट कैपेसिटर। सो नेचुरली V इज इक्वल टू Q बाई CS भी होगा, तो V की जगह हम ये रख देते हैं और V1, V2, V3 की जगह वो पहले वाली फॉर्मूला रख, तो क्या आ जाएगा C अपॉन Q अपॉन CS, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। सब में से Q कॉमन निकाल के दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। सो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C। इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, सो वो सेम फॉर्मूला कैसे आती है जैसे रेजिस्टर में पैरेलल कनेक्शन किया। आपने सीखा होगा कि रेजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो। सेम फॉर्मूला यहाँ पर कैपेसिटर के केस में सीरीज में मिल रही है। इज दैट क्लियर। सो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ, इट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब यही कैपेसिटर की दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टर में होता है। सो यहाँ पर स्क्रीन पर आपने ये सर्किट आप देख सकते हैं।
तो C1, C2, C3 ये 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड, C1, C2, C3 और किसके अक्रॉस कनेक्टेड है? अप्लाइड वोल्टेज V। ये V मतलब एक टाइप की बैटरी समझ लीजिए। सारी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो प्लेट्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और राइट हैंड साइड वाली जो प्लेट्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है ऑल लेफ्ट हैंड साइड प्लेट्स विल गेट चार्ज्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली जो प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। अब यहाँ पर C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर, तीनों के कैपेसिटेंस अलग अलग। अब तीनों के ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट होगा वो भी अलग अलग होगा। पहले में ये सेम था, यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग अलग हो जाएगा? क्योंकि तीनों की ब्रांच अलग है, ये पैरेलल कनेक्शन है। फिर से एक बार बता देते हैं, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिफरेंस करंट सेम, जबकि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम मतलब वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट। सभी ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो होगा। सो एवरी प्लेट विल बी डिपॉजिटेड बाय डिफरेंट चार्ज Q1, Q2, हम ये सपोज कर लेते हैं। सो लेट अस रीड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई हैव रिटन कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। Capacitors are said to be connected in parallel when a potential difference that is applied across their combination results in the potential difference same as each capacitor. Potential difference कितना होगा? Same. So when a potential difference V is applied across the several capacitors, बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं और उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है इन पैरेलल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस V एग्जिस्ट अक्रॉस ईच कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल। ये पैरेलल कनेक्शन जिसमें पोटेंशियल सेम है और यही वजह है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि हमारे घर में भी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसका कनेक्शन पैरेलल होता है। जैसे अगर आपने अपने रूम में 3 बल्ब लगाए हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, तीनों पैरेलल कनेक्शन है ताकि सबको 230 वोल्ट मिले। ट्यूबलाइट्स हैं, फैंस हैं, AC है या जो भी है, सबको सेम वोल्टेज मिलता है। आप इमेजिन करिए अगर ये सारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है अगर ये सीरीज में होते तो 230 वोल्ट जो हमें मिलता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से वो डिवाइड हो जाता सब में और सबको 5-5, 10-10 वोल्टेज मिलते और इतने वोल्टेज में दैट कंपोनेंट कैन नॉट वर्क, मतलब वो अप्लायंस काम ही नहीं कर सकता। इसीलिए हम पैरेलल कनेक्शन लगा। So let us move forward. When a potential difference V is applied across several capacitors connected in parallel, then the potential difference V exists across each capacitor. So total charge Q अभी क्या होगा? ये जो ब्रांच है, this one, ये जो ब्रांच है यहाँ से टोटल चार्ज फ्लो होगा, फ्लो होके यहाँ पर आए और यहाँ से ये 3 ब्रांच में फ्लो होना शुरू होगा। इसका मतलब है टोटल चार्ज जो Q है उसके 3 पार्ट होंगे। Q1 पार्ट फर्स्ट ब्रांच में जाएगा, Q2 पार्ट सेकंड ब्रांच में जाएगा और Q3 पार्ट थर्ड ब्रांच में, एंड इट विल गेट डिपॉजिटेड ऑन C1, C2, C3 रिस्पेक्टिवली। सो नेचुरली Q1, Q2 और Q3 का टोटल Q जितना होना चाहिए, इट इज ए चार्ज कंजर्वेशन, ये तो मटेरियल कंजर्वेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज आफ्टर ऑल मटेरियल। सो मटेरियल कंजर्वेशन ऑफ लॉ, जितना मटेरियल निकला था उतना ही डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सो टोटल चार्ज Q stored on the capacitor is the sum of the charge stored on all the capacitors, ये पैरेलल। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये इक्वेशन क्या आ जाएगा देखिए, इफ Q is the total charge of the parallel network then Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। तो आपको टोटल रख दिया है। Let Cp be the equivalent capacitance of the parallel combination. So naturally Q is equal to CpV हम रख सकते हैं।
Q1 की जगह C1V रख सकते हैं, Q2 की जगह C2V रख सकते हैं। ये सब इक्वेशन कहाँ से आए? C इज इक्वल टू Q बाई V, जो बेसिक डेफिनेशन है ना, C इज इक्वल टू Q बाई V, वहां से आया, राइट? Q3 is equal to C3V and so on. So ultimately combining this equation, ये सारी वैल्यूज ऊपर के इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो CPV, इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टिंग कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1V, C2V, C3V। अब यहाँ पर सभी जगह V कॉमन है, पहले में क्या था, Q कॉमन था, तो नेचुरली V कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C, इस तरह से the equivalent capacitance of n number of capacitors in parallel series, ये parallel capacitors in parallel is equal to the algebraic sum of the individual capacitance of the capacitor. So C is equal to C1 plus C2 plus C3 and so on. अगर आपको याद है तो रेजिस्टर में ऐसा ही इक्वेशन सीरीज कनेक्शन के लिए आया, जो कैपेसिटर में पैरेलल कनेक्शन के लिए, और जो कैपेसिटर में सीरीज के लिए है वो रेजिस्टेंस में पैरेलल के लिए, इतना ही डिफरेंस। सो n कैपेसिटर्स है तो फिर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो, तो वो n तक जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया डिस्कशन किसका था, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि सपोज 5 माइक्रोफेराडे के दो कैपेसिटर्स आपके पास है, सबसे बता देते हैं 5 माइक्रोफेराडे और 5 माइक्रोफेराडे, ऐसे दो कैपेसिटर्स आपके पास है। अगर आप दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो रिजल्टिंग कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 2.5, इक्वल है तो हाफ, और अगर आप दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टिंग कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफेराड। अब इसका यूज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किसी सर्किट के लिए या तो 2.5 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर चाहिए या 10 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर चाहिए, और आप मार्केट में चले गए परचेस करने के लिए, कंपोनेंट वाला जो सेल कर रहा है वो कहता है कि भाई 2.5 का कैपेसिटर है ही नहीं मेरे पास, 10 उसका भी कैपेसिटर नहीं है, हाँ 5 के पड़े हैं, तो आप 5 के दो कैपेसिटर ले लीजिए, 5 माइक्रोफेराडे के दो कैपेसिटर आप बाय कर सकते हैं। दोनों कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपको 2.5 बन जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 10 बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट द यूज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट? नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से हमने पहले आपको बताया था कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर आप मोमेंटरीली या तो पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर स्मॉल टाइम के लिए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। क्या वो बाद में कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। से ये कंसेप्ट वैसा ही है जैसे हमारे अपने घर में हम पानी के लिए कुछ अलग अलग टाइप के जो वेसल्स होते हैं या बर्तन होते हैं, कंटेनर होते हैं, जिसके अंदर हम पानी की क्वांटिटी को स्टोर कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, एक ग्लास के अंदर आपने पानी रखा हुआ है, थोड़ी देर के रखा, आपको पता है कि बाद में पीना है तो आप थोड़ी देर के बाद में पी सकते हैं। अब ग्लास में अगर आपने पानी रखा हुआ है तो अगर ग्लास में कोई लीकेज नहीं है तो वो निकल नहीं जाएगा, वो स्टोर रहेगा। तो कैपेसिटर एक ऐसा ही डिवाइस है जिसमें थोड़े टाइम के लिए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके फिर जब चाहे तब वो वापस ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं या आगे सप्लाई कर सकते हैं। अब इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताता हूँ। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके मोबाइल के चार्जर या फिर लैपटॉप के चार्जर, ऐसे कोई भी टाइप के चार्जिंग डिवाइसेस होते हैं या दूसरे भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, जब उसको हम प्लग इन करते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो उस चार्जर के ऊपर एक इंडिकेटर लाइट आता है जो हमें ये हमेशा बताता रहता है कि सप्लाई अभी चालू है या फिर वो जो डिवाइस है वो काम कर रहा है।
लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि आपने कभी स्विच ऑफ कर देते हैं चार्जर को, फिर निकाल लेते हैं प्लग में से, पूरा बाहर निकाल लेते हैं, फिर भी वो लाइट काफी देर तक चालू रहती है। तो अगर हमने अपने सप्लाई निकाल दिया है तो फिर उसमें से सप्लाई कहाँ से आया? तो वो जो लाइट आपको दिखाई दे रही है वो अंदर के कुछ कैपेसिटर्स होते हैं जिसके अंदर वो एनर्जी कुछ देर के लिए स्टोर्ड रहती है, और वही एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, वो उस छोटे से जो लैंप या इंडिकेटर होता है उसको सप्लाई मिलता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट शोज द इंडिकेशन इवन आफ्टर द डिसकनेक्शन ऑफ द पावर सप्लाई। पर थोड़ी आपने ये भी देखा होगा कि थोड़ी देर के बाद अपने आप लाइट बंद हो जाती है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि कैपेसिटर मोमेंटरीली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। अब सवाल ये है कि वो मोमेंटरी स्टोर करता है, उसका यूज क्या है? उसका बहुत सारा यूज है। इलेक्ट्रिकल में ऐसी कई सारी सर्किट्स हैं जिसमें हमें कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। उसको क्या क्या यूजेस है वो हम आगे देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि कैपेसिटर में एनर्जी हम कैसे स्टोर कर सकते हैं और कितनी स्टोर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है। आप जानते हैं एनर्जी तो जूल में मेजर होता है, तो हम जूल में कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं उसकी फॉर्मूला डिराइव कर। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, राइट लाइन, कि डिराइव द इक्वेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। पहले उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। लेट अस सी द एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज मेजर्ड बाय the energy of charge capacitor is measured by the total work done in charging the capacitor to a given potential। अब इस सेंटेंस को अच्छी तरह समझ लीजिए। आप कैपेसिटर को जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के अंदर का जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो धीरे धीरे उस प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है। अब जैसे जैसे एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू होता है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज शुरू हो जाता है डिपॉजिट होना, तो वो खुद बैटरी की तरह काम करने लगता है। कैपेसिटर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए बैटरी, और वो बैटरी के जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसी का अपोज करने लगता है। उस अपोज के अगेंस्ट में हमें उसको चार्ज करना पड़ता है। तो एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब भी हम कोई भी वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स करते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कोई भी वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स करते हैं, अगेंस्ट द फोर्स, ऑलवेज द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड। the work done will be stored in the form of potential energy। उसी को तो हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे हम स्टेयरकेस से कोई ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं या फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आते हैं, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट, ऊपर जाते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटेशन, तो नेचुरली हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और जब हम नीचे 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 चले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। उस दोनों केसेस में वर्क डन होता है। हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो भी वर्क डन होता है, नीचे से ऊपर आते हैं तो भी वर्क डन होता है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, और इसीलिए वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर होता है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, टॉवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दैट इज व्हाई वर्क डन हमें करना नहीं पड़ता, या हम जो वर्क डन करते हैं उसको नेगेटिव वर्क करते हैं, और इसीलिए वो कम होता चला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। लेट अस एज्यूम दैट इनिशियल बोथ प्लेट्स आर अनचार्ज। नेचुरली जब हम कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो शुरू में तो वो अनचार्ज होगा, वो धीरे धीरे फिर चार्ज हो जाएगा। नाउ वी हैव टू रिपीटेडली मूव स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट एंड ट्रांसफर देम टू द अदर प्लेट। तो दोनों प्लेट के ऊपर हम चार्ज डिपॉजिट करें। अब इसकी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम ऐसा सोच लेते हैं कि dq जितना चार्ज अगर डिपॉजिट करना है तो कितना वर्क डन करना है, हाउ मच
work is required to be done to deposit to transfer the dq charge from one plate to another. Small work done. Small work done is equal to formula क्या है? Potential into charge. Right, work done. Potential is equal to work done per unit charge. So dW is equal to V dash into dq. V dash की जगह हम क्या रखेंगे? Q dash upon C because V is equal to Q by C dq. तो ये यहाँ पर फॉर्मूला. अब इसका डेरिवेशन देखिए. Charge on the plate dq. Charge is transferred by Q dash. The total work done in transferring the total charge. अभी हमने तो पहले सिर्फ स्मॉल चार्ज dq चलाया, वैसे ही बहुत सारा अलग अलग टाइप के चार्ज डिपॉजिट करके टोटल चार्ज कितना हो गया, Q को डिपॉजिट करना, तो टोटल वर्क डन कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर लेते हैं. इंटीग्रेशन मीन्स सम ऑफ द डिफरेंट स्मॉल इंटरमीडिएट वर्क. अब कहाँ से पहले चार्ज कितना था 0 और लास्ट में टोटल चार्ज कितना हुआ Q. इसका मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा 0 to, so 0 to Q, Q dash C dq. C कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल लेते हैं 1/C. इंटीग्रेशन 0 to Q, Q dash. Q का इंटीग्रेशन कितना होता है Q square by 2. तो आप इंटीग्रेशन में मैथमेटिक्स में समझ लेते हैं. X का x square by 2 होता है, वैसे Q का Q square by 2 होता है. तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर से कैपिटल Q रख देते हैं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to, so Q square by 2. तो ये वर्क डन होगा. अब ये वर्क डन को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, मतलब एक टाइप की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे. इसका मतलब है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर हो गई. U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, या तो 1/Q इंटू V भी रख सकते हैं या हाफ CV स्क्वायर भी रख सकते हैं. हाफ CV स्क्वायर से आप ये समझ सकते हो, हाफ तो कांस्टेंट है, C इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड V इज द अप्लाइड वोल्टेज. अब देख लीजिए आप, कैपेसिटेंस तो एक बार अगर कैपेसिटर बन गया है तो वो कांस्टेंट हो. सो एनर्जी स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर. सो इफ यू चार्ज द कैपेसिटर एट हायर वोल्टेज यू कैन स्टोर हायर एनर्जी. वोल्टेज को डबल कर देंगे तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी. द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम of a space in a capacitor is called the energy density. अब उसके अंदर जो वॉल्यूम है, मतलब दो प्लेट के बीच का जो रीजियन है उसका कुछ वॉल्यूम होता है, सो उसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, मतलब एनर्जी पर वॉट. सो उसकी फॉर्मूला क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. टोटल energy stored in series combination or parallel combination of a capacitor is equal to the sum of energy stored in individual capacitors. अब फिर से कैपेसिटेंस में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है और जिससे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है, वैसे ही इक्विवेलेंट एनर्जी भी मिलती है. वो कितनी हो अगर आप बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे. सो व्हाट विल बी द रिजल्टिंग potential energy, the resulting electrical energy. So that total energy stored in series combination or parallel combination of a capacitor is equal to the sum of energy stored in individual capacitors. So that is U is equal to U1 plus U2 plus U3 and so on. Is it clear? So हम ये यहाँ तक रखते हैं आज. आगे दूसरे टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे.